Let's start today's session of Negotiable Instruments Act with further two sections that are remaining, that is section 147 and section 148. With this, dear students, we will complete our whole syllabus of Negotiable Instruments Act. This is going to be our last session. Listen it carefully, and if you get any doubt, देन इन द लास्ट आई विल प्रोवाइड यू आर मेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप फ्रीली हमें वहाँ बता सकते हैं. कंप्लीट पैकेज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट विद क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म एंड विच द क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर मेन एग्जाम, इन योर प्री एग्जाम, वो मैंने पूरा अच्छे से एक नोट्स में फ्रेम किया हुआ है. अगर आपको वो चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्रीली अपने ऑर्डर्स हमें दे सकते हैं. नाउ हेयर दिस इज योर सेक्शन 147, सेक्शन 148. डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 147 बात करता है ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल. ओके, एंड सेक्शन 148 बात करेगा अबाउट द पावर्स ऑफ एपीलेट कोर्ट. एपीलेट कोर्ट कौन सी होती है? जहां पर अपील की जाती है. तो जिस कोर्ट में अपील की जाती है उनके पास भी ये पावर है टू ऑर्डर द पेमेंट दैट इज पेंडिंग, ओके, इन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन. So we will see these two sections in this session. Before that, I'll tell you that in the last session, dear students, we completed our three sections, 144, 145, 146, that are also very very important and related to the proceedings that are done in the court. तो आप जाइए और सबसे पहले लास्ट सेशन को समझिए. इसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया कि कोर्ट में कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं इफ देयर इज एनी ऑफेंस रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. सो ऑन द टॉप यू सी द लिंक of last session. Go and watch this first of all. और ये जो offenses हैं these are related to the dishonor of check. अगर इसमें कोई भी offense होता है इनसे related, तो कैसे कोर्ट में वर्क होता है, कैसे केस फाइल किया जाता है, कैसे कॉग्निजेंस होती है, कैसे ट्रायल चलता है, समरी ट्रायल क्या होता है, ऑल वी हैव कंप्लीटेड. सो लेट्स डू आवर लास्ट सेशन एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली. अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेंशन कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स. आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. सेक्शन 147 टेल अस अबाउट द ऑफेंसेस आर टू बी कंपाउंडेबल. जो ऑफेंसेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं. यही सेक्शन 147 कहता है दैट ऑफेंसेस दैट आर पनिशेबल अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल. अब आप कहोगे मैम कंपाउंडेबल क्या होता है? तो अगर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने लगूँ तो इट विल गोइंग टू टेक more time. So इससे बेटर है on the top you see the link, go and watch this session जिसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है compoundable offenses. What are compoundable offenses? What exactly they contain and किन किन offenses को हम इसके दायरे के अंदर लेकर आते हैं. Right students? Then we have next section, that is section 148. Section 148 tells us that the power of appellate court to order the payment pending in appeal against conviction. It states that कि once जो ड्रॉयर होता है, ड्रॉयर कौन होता है? अगेन आई एम टेलिंग द पर्सन हु ड्रॉज द चेक, जो चेक को लिख कर देता है दूसरे पर्सन को, ये लो मेरा चेक पैसे निकलवा लेना, दैट इज द पर्सन ड्रॉयर. अगर वो कन्विक्ट हो जाता है ट्रायल कोर्ट में, ड्यूरिंग ट्रायल अगर उसको कन्विक्ट मान लिया जाता है, इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड, देन ही हैज़ द राइट टू अपील. ये तो ज़रूर है कि उसके पास अपील करने का अधिकार है, वो अपील कर सकता है इन द हायर कोर्ट, अपर कोर्ट में जाकर. तो दैट इज़ गिवन, दिस इज मैंशनड. ये सेक्शन 148 क्लियर बताता है कि दैट पर्सन हैज़ द राइट टू अपील इन द हायर कोर्ट. एंड नाउ वंस ही प्रेफर्स सच अपील, अब जब वो अपनी अपील डालता है, देन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, जब तक वो अपील की सुनवाई चल रही है या अपील पेंडिंग में है, तो जो अपीलेट कोर्ट होती है जहाँ पर अपील डाली गई है, रिमेंबर दैट, तो अपीलेट कोर्ट इतने क्या करेगी, दे कैन ऑर्डर द अपीलेंट, अपीलेंट जिसने अपील डाली है, तो अपील कौन डाल रहा है यहाँ पर? ड्रॉयर. तो ड्रॉयर और अपीलेंट सेम पर्सन है, तो अपीलेंट को क्या कहेगी? ऑर्डर करेगी टू डिपॉजिट सच सम विच शैल बी मिनिमम ऑफ 20% ऑफ फाइन या कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट. जितना तुम पर ट्रायल कोर्ट ने, देखो ट्रायल कोर्ट ने तो उसको कन्विक्ट मान लिया है, मतलब उसको जिम्मेदार ठहराया है, उसको कन्विक्ट किया है, तो इसका मतलब वो एक्यूज्ड बन गया है, उसने क्राइम किया है.
तो जो ट्रायल कोर्ट ने तो उस पर फैसला सुनाया होगा ना कि तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब उसने अपील डाल दी हायर कोर्ट में, हायर कोर्ट अब उसकी अपील को इतने सुनेगी, सुनवाई चलेगी, पेंडेंसी चल रही है, तो इतने ड्रॉयर को ऑर्डर दे सकती है कि कम से कम मिनिमम कम से कम 20% तुम्हें फाइन के तौर पर या कंपनसेशन तुम पर ट्रायल कोर्ट ने जो लगाई है उसको यहाँ पर जमा करवाओ, इस राशि को तुम्हें जमा करवाना पड़ेगा। ये एपिलेट कोर्ट के ऊपर बात है कि हाउ मच मनी दे कैन से, बट मिनिमम 20% ऑफ दैट अमाउंट जो चेक में लिखी हुई है उतनी तो होगी होगी। राइट स्टूडेंट, सपोज चेक 2 लाख का था तो 40,000 से कम पर आप ऑर्डर नहीं दे सकते, 40,000 तो मिनिमम देना ही होगा। Next, also the amount payable as aforesaid. ओके जो ये अमाउंट यहाँ पर बोली गई है, जिस अमाउंट का ऑर्डर अपीलेट कोर्ट ने दिया है, शेल बी इन एडिशन टू एनी इंटरिम कंपेंसेशन। अगर कोर्ट ने कोई इंटरिम कंपेंसेशन लगाई है तो एक्यूज ये नहीं कहेगा कि मैं तो ऑलरेडी इंटरिम कंपनसेशन मैंने दे दी थी। नो, इंटरिम कंपनसेशन एक सेपरेट थिंग है, और जो ये अमाउंट बोली गई है अपील में एज अ फाइन या कंपनसेशन, ये एक डिफरेंट अमाउंट है। बोथ दीज आर नॉट सेम। यहाँ पर एक्यूज्ड इसको सेम नहीं मानेगा और उसको इंटरिम कंपनसेशन के अलावा इन एडिशन टू ये देना होगा, पेड बाय द एपिलेंट अंडर सेक्शन 143A। हमने सेक्शन 143A किया था डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टू लास्ट सेशन आई थिंक। ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ सेक्शन 143A, जहां पर इंटरिम कंपनसेशन की बात की गई थी। जाइए और इसको भी समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। तो यहाँ पर क्या था कि इसमें कोर्ट क्या होती है, इतने ट्रायल कोर्ट में आपका केस चल रहा है, ट्रायल कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन की डिमांड कर सकती है। किससे? एक्यूज्ड से, ड्रॉयर से, कि तुम बीच में इंटरिम कंपनसेशन दो जो कि कंप्लेनेंट को दी जाएगी, ड्रॉई को दी जाएगी, पेई को दी जाएगी। तो वहां पर अगर लेटर ऑन अपील जाती है हायर कोर्ट में, इंटरिम कंपनसेशन का बहाना नहीं ले सकते, वो एक सेपरेट थिंग है। फाइन और कंपनसेशन एक सेपरेट थिंग है। Understood? Now, the payment of such amount has been ordered by the appellate court against the drawer. जो ये order दिया गया है appellate court द्वारा drawer को जमा करवाने का, it shall be within 60 days. उसको next 60 days का time देना है जिस दिन ये order दिया गया। भाई तुम्हें within 2 months पैसा जमा करवाना ही करवाना पड़ेगा। और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। प्लस देखो 60 डेज तो है ही है, बट किन्हीं केसेस में 30 डेज और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इफ़ यू प्रूव इन द कोर्ट दैट देयर वाज सर्टेन इमरजेंसी, या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी और कोर्ट अगर आपके कॉज पर, सफिशिएंट कॉज पर एग्री कर लेती है तो वो फर्दर 30 डेज का और पीरियड एक्सीड कर लेती है। तो एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बाय एपिलेंट, राइट। सब्सिक्वेंटली जो एपिलेट कोर्ट होती है में डायरेक्ट द रिलीज ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट बाय द एपिलेंट। जो ये अमाउंट एपिलेंट ने जमा करवाई है, एपिलेट कोर्ट के पास भी ये अधिकार है कि वो इस जमा राशि को लेटर ऑन किसको देने के लिए कह सकती है? कंप्लेनेंट को। भाई ये राशि एक्चुअली में कंप्लेनेंट की है, पैसा उसका मरा है, चेक उसका डिसऑनर हुआ था, तो उसको पैसा मिलना चाहिए। तो वो जमा जो राशि है, दैट सम दैट कुड बी रिलीज टू the complainant at any time during the pendency of the appeal, right? However, ये भी चीज समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, if the appellant is acquitted, सपोज कीजिए कि अपील जो चल रही थी उस अपील में जो फैसला आता है वो ड्रॉयर के हक में आता है, ड्रॉयर एक्चुअली में निर्दोष साबित होता है, ही इज एक्विटेड, उसको छोड़ दिया जाता है, निर्दोष साबित हुआ। तो अब एपिलेंट तो कहेगा ना, भैया आपने मुझसे इतना पैसा जमा करवा लिया और वो कंप्लेनेंट को भी दे दिया, मैंने तो इंटरिम कंपनसेशन भी दी थी, अब आपको फाइन भी दिया है, कंपनसेशन दी है, अब मेरा ये पैसा कहाँ से आएगा? देन एज सेम इन सेक्शन 143A जो मैंने समझाया था, कोर्ट शेल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट। अब कोर्ट उस कंप्लेनेंट को कहेगी जिसको पैसा पहुंचाया गया है कि तुम्हें वो पैसा लौटाना है, क्योंकि एपिलेंट निर्दोष साबित हुआ है, उसके हक में फैसला आया है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू रिपे टू द एपिलेंट, एपिलेंट को पैसा वापस करो। जो पैसा वापस करना है दैट विल बी अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वो लौटाना होगा। इंटरेस्ट कितना होगा? जो बैंक रेट डिसाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दैट फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई द्वारा जो बैंक रेट डिसाइडेड है उस रेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना है अलोंग विद दैट मनी दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू।
ओके, एंड दैट उसके लिए टाइम पीरियड, अब एपिलेंट वो कंप्लेनेंट भी कहेगा तो थोड़ा टाइम तो दो मुझे रिपे करने का, तो उसको भी 60 डेज का टाइम दे दिया जाता है। फर्दर अगर कोर्ट राजी हो जाती है और वो एक सफिशिएंट कॉज प्रूव कर देता है कि मैं फर्दर मुझे 30 डेज का और टाइम चाहिए, तो कोर्ट उसको 30 डेज और एक्स्ट्रा ग्रांट कर देती है टू रिपे दैट मनी। Understood, students? So this was whole about section 147 and 148. We completed with this our negotiable instruments act, and I hope आपको ये दोनों ही सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। If any students have any doubt in any topic, आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के कोई भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको किसी सेक्शन से रिलेटेड केस स्टडी क्वेश्चन चाहिए, कोई लीगल क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, मेरे पास बहुत ही डिटेल में मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू दिस मेल आईडी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल और यू कैन व्हाट्सएप अस, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। आई विल प्रोवाइड you whole handwritten notes and also past year practice question answers, many more questions that can come in your further exams. Till then, keep watching, keep sharing, and don't forget to subscribe. Wait for my new एक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड आई होप कि हम शायद फैमिली लॉज अब स्टार्ट करेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे अलर्ट, स्टे कंटिन्यू। I'll come with another new act, another new law in next session. Till then, have a nice day. Thank you.